हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 अम्ल क्षारक व लवण, जिसे हमने 3 भागों के अंदर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तो आओ आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हमारे पास में कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। हमने जब अम्ल और क्षार पढ़े थे उस समय पढ़ा था कि अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अब यहाँ पूछी है पीएच, तो पीएच स्केल में क्या होता है, 7 से 14 तक होते हैं क्षारीय और 7 से कम होती है अम्लीय पीएच। तो लाल को नीला करेगा वो होगा क्षार, तो क्षार की पीएच होगी 7 से ज़्यादा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। याद कीजिए, जब हमने धातु की हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया पढ़ी थी उस समय एक गैस निष्कासित होती है। कौन सी गैस थी वो, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, चूने के पानी को दूधिया करती है। ध्यान रखिए, अंडे का कवच होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट धातु क्रिया करेगा वो होगा अम्ल, और अम्ल कौन सा था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे हमें प्राप्त हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या हो जाएगा, इस विलयन में क्या मौजूद होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मौजूद होगा। आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। ठीक है, NaOH लेना है 10 ml, HCl लेना है 8 ml, तो पूर्णतः विलयन उदासीन हो जाते हैं। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे हल कर लेते हैं। देखिए 10 ml NaOH लेते हैं तो कितना चाहिए HCl हमें, 8 ml। 1 ml NaOH के लिए हमें कितना चाहिए होगा, 8/10 ml, है ना भाई। 8/10 ml हम HCl लेंगे तो 1 ml NaOH को उदासीन कर देगा। हमें कितना चाहिए, 20, तो 20 ml के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल 8/10 × 20, तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 ml आ जाएगा। यानी हमें NaOH का 20 ml विलयन को उदासीन करना है तो HCl कितने चाहिए, 16 ml चाहिए। ठीक है, इजी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये तो आसान है कि अपच का एसिडिटी का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषध का उपयोग करते हैं, एंटासिड का। देखिए एंटीबायोटिक्स तो लेते हैं जैसे मलेरिया वगैरह की जो बीमारियां होती हैं, पीड़ाहारी कोई पेन वगैरह हो रहा हो, मस्कुलर पेन हो, उसके लिए क्या लेते हैं हम, एनाल्जेसिक। एंटीसेप्टिक, कोई कट लग गया, कोई घाव हो गया तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक। और एंटासिड एसिडिटी के उपचार के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहला चैप्टर भी देख लो, इसके अंदर रिवाइज हो रहा है, हमें शब्द समीकरण लिखनी है और उसे संतुलित करनी है। और सेकंड चैप्टर तो है ही अम्ल और धातु या अधातु की क्रिया। तो आओ हम इसे नोटबुक पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में शब्द समीकरण है, उससे हमें रासायनिक समीकरण लिखनी है और बाद में संतुलित करना है। पहला देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, अभिक्रिया करेगा ये जिंक के साथ, तो क्या बनाता है, धातु प्लस अम्ल, उस धातु का लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए संतुलित करना है तो ये तो संतुलित ही है। देखिए H2
H2, जिंक एक, सल्फेट SO4, तो ये अभिक्रिया संतुलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड में है हमारे पास में कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। धातु कौन सी? मैग्नीशियम। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। क्या बचेगा? मैग्नीशियम धातु का संगत लवण, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। संतुलित कर लेते हैं तो सिंपल है, देखिए Cl2 2 चाहिए, हाइड्रोजन 2 चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका थर्ड। देखिए स्टूडेंट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्रिया कर रहा है एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ में, तो सेम देखिए अभिक्रिया सेम ही है, अम्ल प्लस धातु। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है तो H2SO4, धातु है हमारे पास में एल्यूमिनियम, तो हम पहले बना देते हैं H2 गैस। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 की थ्राइस। अब देखिए इसे थोड़ा संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 संतुलित हैं। सल्फेट देखिए केवल SO4, यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं? 3, तो हम क्या करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सल्फेट संतुलित, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल्यूमिनियम बच रहे हैं 2, तो 2 से एल्यूमिनियम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारी समीकरण इस प्रकार से संतुलित हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फोर्थ है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह चूर्ण के साथ में अभिक्रिया करता है। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक चूर्ण Fe क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, और प्लस में क्या बना देगा? FeCl3 आयरन क्लोराइड। संतुलित कर लेंगे, देखिए क्लोरीन 3 हाइड्रोजन 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, है ना, और इसे कर देते हैं 3 से, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। देखिए संतुलित हो जाएगी ये। 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन 3 दूना 6 क्लोरीन, 2Fe। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इन्हें नोट करें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 6th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, आप इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि अल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, आपको 2-3 अम्ल दे दें और आपको पूछे कि इनमें कौन सा अम्ल की तरह वर्गीकरण है और कौन सा नहीं है, तो इसको करने का क्रियाकलाप कौन सा है। देखिए अल्कोहल हमारे पास में होती है मेथेनॉल या एथेनॉल, ग्लूकोज होती है C6H12O6, तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी क्या है, ये अम्ल नहीं है। तो इसको करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसे समझते हैं। प्रैक्टिकल देखिए कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में कॉर्क क्या होता है, एक टुकड़ा होता है रबड़ के जैसा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 कीले लगा देते हैं और इन कीलों को क्या करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, प्लस कुंजी और प्लस एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने सर्किट बना दिया। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर बारी बारी से पहले अल्कोहल डालते हैं, फिर ग्लूकोज डालते हैं, कुंजी लगाते हैं और देखते हैं बल्ब पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसे हम जल डालते हैं, ठीक है, शुद्ध जल नहीं, सिंपल नॉर्मल जल डाल दिया, तो जल विद्युत का चालन करेगा, है ना। आयन टूटेंगे तो ये क्या करेगा, परिपथ पूरा हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन हम अल्कोहल और ग्लूकोज को डालते हैं, तब क्या होता है, ये बल्ब नहीं जलता। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा परिपथ पूरा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, आयन नहीं बने, है ना, विघटन नहीं हुआ। आयन बनेंगे तभी चालन होगा, आयन बने नहीं, चालन हुआ नहीं, बल्ब जला नहीं, तो ये क्या होंगे, अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। देखते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने प्रयोग में क्या किया। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर इसे बीकर में रखते हैं, कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, दोनों टर्मिनलों के साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बल्ब व स्विच लगाते हैं।
अब बीकर में अल्कोहल ग्लूकोज बारी बारी से डालते हैं। यह विलयन विद्युत का चालन नहीं करता, बल्ब के जलने से पता लगता है कि विद्युत प्रवाह हुआ या नहीं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाह हमेशा ही आयनों के द्वारा होगा। तो बल्ब नहीं जला, तो निष्कर्ष क्या निकला कि चूंकि बल्ब नहीं जलता अतः ग्लूकोज व अल्कोहल H+ आयन नहीं बनाते हैं, इसलिए इनका वर्गीकरण अम्लों में नहीं किया जाता। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए कि आसवित जल यानी एकदम प्योर जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। हम इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ भी चुके हैं। तो आसवित जल शुद्ध होता है, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा के जल हमें पता है वर्षा के जल में बहुत सारी अशुद्धियाँ घुली रहती है। जैसे मिट्टी से वाष्पीकरण होकर के जाता है, समुद्रों से वाष्पीकरण होकर जाता है, तो उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ भी पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, आयन उत्पन्न करेंगे और जिसके कारण वह विद्युत का चालन कर देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। यानी हमने एक प्योर अम्ल लेना है जिसमें जल नहीं है और एक जिसमें जल है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसमें जल नहीं है यानी सांद्र जिसे हम कहते हैं, वो अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। क्यों? देखिए, जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन अम्ल से अलग होते हैं, है ना, इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। यानी जल नहीं डालोगे तो अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी हम अम्ल को तनु करना है तो ध्यान रखिए, हमने बीकर लिया, मान लो सिंपल हमने बीकर लिया, बीकर में हम जल लेंगे फिर उसमें अम्ल डालेंगे, ये ध्यान रखिए। हम ऐसा नहीं करेंगे कि बीकर ले लिया, बीकर में अम्ल है, ऊपर से जल मिला रहे हैं, तो वो अम्ल क्या होता है, बाहर आ जाता है, जिससे चोट लगने का खतरा रहता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आप नोट करें कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन है हमारे पास में कि 5 विलयनों, हमें 5 विलयन दिए अलग अलग A, B, C, D व E कि जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन हमें बताना है उदासीन है, प्रबल क्षारीय है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्लीय है, दुर्बल क्षारीय। तो सबसे पहले हम यह विलयनों के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास में ये 5 विलयन थे, इसका pH हमें प्राप्त हुआ 4, इसका 1, इसका 11, इसका 7 और इसका 9। अब देखिए pH स्केल को हमेशा ध्यान में रखिए। pH स्केल 7 वाला हमारे पास था उदासीन, जैसे जैसे 7 से कम जाते हैं वैसे ही क्या होता है, अम्लीय। तो जो 1 वाला है वो प्रबल अम्लीय और 4 वाला है वो दुर्बल अम्लीय। तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्रबल अम्लीय और ये हमारे पास में हो जाएगा इसकी तुलना में दुर्बल अम्लीय। ऐसे ही आप देखिए 7 से ऊपर जाइए तो बढ़ता हुआ क्षारकीय व्यवहार, तो सबसे ज़्यादा जो 14 के निकट होगा वो हो जाएगा प्रबल क्षारीय और जो 7 के पास हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्बल क्षारीय। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। देखिए उदासीन है हमारे पास में D, प्रबल क्षारीय है हमारे पास में C, प्रबल अम्लीय है B, दुर्बल अम्लीय है A, दुर्बल क्षारीय है E। अब क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन के अंदर कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप pH स्केल का चित्र देखिए, मैं यहाँ पर ये चित्र, ये इमेज इसलिए डालती हूँ कि ये हमारे माइंड में सेट हो जाती है। फिर जब भी हमें इस चीज़ को रिवीजन करना हो, रिवाइज करना हो, तो वो ध्यान आ जाती है, अच्छा हाँ ये डायग्राम था, ये ऐसी चीज़ थी। तो आप डायग्राम को साथ में आप पेपर भी अटैम्प्ट करें, है ना, फाइनल पेपर अटैम्प्ट करें तो उसमें भी आप सिंपल से एक छोटा सा डायग्राम बना करके आइए, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है और आपको भी चीज़ें अच्छे से याद होती हैं। तो अब देखिए pH स्केल के डायग्राम में देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में बढ़ेगी, प्रबल अम्ल की तरफ बढ़ेगी और प्रबल क्षारीय की तरफ जाएंगे तो
कम होएगी। तो हम इनको इस अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो देखिए प्रबल अम्लीय होगा 1 सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन, दुर्बल अम्लीय उसके बाद 4 है ना, फिर 7, फिर 9 और फिर कौन सा हो जाएगा 11। ठीक है, और विलेन के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता रखेगा बी वाला, ए वाला उससे कम, डी वाला कम, और 9 पर है ई और 11 पर है सी। यानी सी वाला जो है, जो प्रबल क्षारीय है, उसके पास सबसे कम हाइड्रोजन आयन रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखिए कि परखनली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में HCl और परखनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा व सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी व क्यों? देखिए हमारे पास में 2 परखनली है ए, इसमें हमने लेना है HCl। बी वाली परखनली है, इसमें हमने लेना है एसिटिक अम्ल। ठीक है, दोनों में है क्या Mg धातु। तो देखिए HCl प्रबल अम्ल है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी और तीव्र बुदबुदाहट होगी। कारण क्या हो जाएगा कि HCl अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं 11th क्वेश्चन में देखिए कि ताज़े दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होता है? देखिए ताज़े दूध का pH कितना है 6, यानी ताज़ा दूध क्या व्यवहार रखता है, अम्लीय व्यवहार। दही बनता है, दही में हम जानते हैं कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक अम्ल। तो इसका pH क्या हो जाएगा, और भी अधिक अम्लीय, यानी pH क्या हो जाएगी, और भी अधिक कम हो जाएगी। तो देखिए ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बनने पर इसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, इसलिए दही की pH क्या होगी, 6 से कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। देखिए दूध तो हम सभी लेते हैं ना अपने घरों में, तो दूध से संबंधित ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों कर दे। देखिए बेकिंग सोडा होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, दूध हो गया अम्लीय, तो इसने इसे क्षारीय क्यों किया। तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा अम्लीय होगा तो उस दूध का क्या बन जाएगा, दही। थोड़ा सा व्यवहार क्षारीय हो गया ना, थोड़ा उदासीन कर दिया इसने, तो क्या होगा, उसको दही बनने में समय लगेगा, इसीलिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा वो मिला देते हैं। देखिए बेकिंग सोडा मिलाकर क्षारीय बनाने से दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जीवाणु इसे अधिक अम्लीय बनाकर दही न बना पाए और दूध लंबे समय तक ताज़ा बना रहे, इसीलिए क्या करते हैं, उसमें वो बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये कारण है। नेक्स्ट इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं। नेक्स्ट इसी में पूछा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। सेम यही है कि इस प्रक्रिया में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। तो ताज़े मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया, तो पहले क्या होगा, बेकिंग सोडा का गुण नष्ट होगा, फिर क्या होगा, दूध दही बनेगा, है ना। तो देखिए इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल ताज़े मिल्क में बने क्षारक बेकिंग सोडा को पहले उदासीन करके फिर दूध को दही में बदलेगा, इसीलिए अधिक समय लगेगा और वो दूध क्या होगा, लंबे समय तक फटेगा नहीं, है ना, दही में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आगे से जागरूक रहिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, व्याख्या कीजिए। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, जल को अवशोषित कर लेगा और ठोस पदार्थ जिप्सम में बदल जाएगा, तो इस कारण से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी में नहीं रखना चाहिए। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CuSO4.12H2O प्लस जल मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिप्सम। जिप्सम क्या है, एक कठोर पदार्थ, और इसका क्या होगा, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने का गुण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिप्सम कठोर होता है, उसके बाद हम उसको और अधिक काम में नहीं ले सकते।
जैसे हम घर वगैरह बनाते हैं तो हम पीओपी के कट्टे वगैरह लाते हैं, अगर हम उन्हें गीली जगह पे रख देते हैं तो वो जम जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं, उसके बाद हम उन्हें काम में नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे का प्रश्न। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ये हम पहले भी चैप्टर में कवर कर चुके हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 2 उदाहरण लिखिए। एक सबसे अच्छा उदाहरण था नमक वाला कि NaOH क्षारक लेंगे, HCl अम्ल डालेंगे तो हमारे पास में लवण प्लस जल प्राप्त होगा। दूसरा हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षारक है, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो हमारे पास में MgCl2 और लवण प्लस जल हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। धोने का सोडा व बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। मैंने जब ये आपको रासायनिक पदार्थ करवाए थे उस समय कहा था कि इनमें इम्पोर्टेंट क्या है, इनके उपयोग पूछ लिए जाएं, इनके सूत्र पूछ लिए जाएं या इनकी अभिक्रिया पूछ ली जाए। तो धोने का सोडा, इसका उत्तर आप स्वयं से लिखिए, मैं बता देती हूँ। धोने का सोडा प्रयुक्त किया जाता है कांच, साबुन, कागज उद्योगों में, या बोरेक्स जैसा सोडियम यौगिक बनाने में किया जाता है। और बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उपयोग क्या था धोने के सोडे का? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखिए। और बेकिंग सोडा हम घरों में इस्तेमाल करते ही हैं, केक पेस्ट्री वगैरह बनाने में, तो इसके अच्छा उपयोग तो यही हो गया। और सेकंड, इसका उपयोग एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ध्यान में होना चाहिए अम्ल और क्षारक क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने पे चिकने लगते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो याद रखिए अम्ल यानी लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट अभिक्रिया देखिए, अम्ल किसी भी धातु के साथ, कोई भी धातु हम लेते हैं उनके साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस बनाने का चित्र कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। तो ये क्या होती है? फटफट की ध्वनि के साथ में जलती है। ठीक है, फिर आता है अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? हमें लवण प्राप्त होगा। पास में ध्यान रखने की बात कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त होती है और जो क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्हीं चीज़ से मैंने बताया था, इन्हीं चीज़ से आपको पहचान होगी कि कौन सी क्या बन रही है। फिर ये तीनों अभिक्रियाएं सेम एक जैसी हैं। अम्ल और क्षारक कौन सी अभिक्रिया थी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बना देंगे? लवण और जल बना देंगे। अम्ल लेंगे, धातु ऑक्साइड लेंगे तो भी क्या बना देंगे? लवण और जल बना देंगे। क्षारक लेंगे, अधातु ऑक्साइड लेंगे तो भी क्या बना देंगे? लवण और जल बना देंगे। तो यहाँ धातु ऑक्साइड कैसा व्यवहार कर देंगे? क्षारकीय व्यवहार कर देंगे। और यहाँ अधातु ऑक्साइड कौन सा व्यवहार कर देंगे? अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे। तो ये सिंपल अभिक्रियाएं हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है पीएच स्केल, जिस पे हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, कम हो रही है, तो वो अम्लीय होंगे या क्षारकीय होंगे। ऐसा सिंपल छोटा सा इजी सा क्वेश्चन आता है। तो 7 वाला उदासीन, 7 से 0 तक जा रहे हैं तो अम्लीय व्यवहार बढ़ रहा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। 7 से आगे जाते हैं 14 तक तो क्षारकीय नेचर बढ़ता जाता है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाती है। या हमें 2 पदार्थ दे देंगे जिनकी हमें तुलना करनी होगी। तो ये था सिंपल पीएच स्केल। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों में से।
जो हमने रासायनिक पदार्थ पढ़े थे इनमें हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पूछ लेगा नमक का रासायनिक सूत्र बताइए या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, इनकी क्या क्या अभिक्रिया होती है, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। सूत्र क्या होता है इसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या करता है, इनके लिए कच्चे माल की तरह कार्य करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है, NaCl। अभिक्रिया कौन सी थी वो ध्यान में रखिए, याद आ रही होगी आप सभी को, बिल्कुल, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा कौन सा प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो तीनों इससे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है विरंजक चूर्ण, CaOCl2, इसे बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये किसके लिए प्राप्त होता है, विरंजन के लिए, यानी साफ सफाई इनकी चीज़ के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा, खाने पीने की चीज़ों वाला, है ना, क्या कहा जाता है इसे, खाने का सोडा। सूत्र क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अग्निशामक यंत्र के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग इसका ध्यान में रखिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे क्या कहा जाता है, POP। ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, और ये क्या था, जो आधे अणु के रूप में उपस्थित रहते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको अगर हम जल मिला दें तो क्या प्राप्त होएगा, हमें जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हें आप ध्यान में रखिए। इनमें से एक क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो RBSC और CBSC के पेपर आपको मिलेंगे ही, तो आप देखना इनमें से क्वेश्चन कंफर्म ही वहाँ पर रहता है। तो इन्हें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे में ध्यान में रखिए। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर 2 और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हर चैप्टर के कवर कर लेते हैं तो भी आपका 40% कवर हो जाता है। अभी जैसे नेक्स्ट RBSC ने सिलेबस डालेंगे इस ईयर, तो आप जो चीज़ें आपके नहीं आ रही है वो कट कर दो, बाकी आपको सारी ध्यान में रखनी है, तो भी इससे हमारा 40% सिलेबस कवर हो जाता है एग्ज़ाम में आने वाला, अगर आप सिर्फ इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हो। और अगर आपको 100 on 100 चाहिए तो आपको पूरा कवर करना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।